जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी सर। ओके। सो आज की जो लैब है वो है टाइमर की वर्किंग के ऊपर। और टाइमर की यूज़ करते हुए हमने एक स्क्वायर वेव बनानी है, और स्क्वायर वेव के साथ साथ हमने टास्क 1 में एक सिंपल स्क्वायर वेव बनानी है। टास्क 2 में हमने ये करना है कि हमने सॉर्ट ऑफ उसको 16 बिट में यूज़ कर लेना है, ठीक है। और टास्क 3 में हमने 8x8 मैट्रिक्स के ऊपर एक सिंपल एलईडी को मूव कराना है विदाउट डिले। हमने यानी कि डिले का फंक्शन बिल्ट इन जो सा वो नहीं यूज़ करना, बल्कि हमने यूज़ करना है अपना टाइमर को यूज़ करते हुए हमने डिले जनरेट करना, और उसकी बेस के ऊपर हमने वो करना है। तो टाइमर की वर्किंग आई होप के सबको समझ आ गई हुई है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिपीट कर देता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई एक बंदा कैलकुलेटर रख के मुझे रिस्पॉन्ड करता रहे। सो टाइमर जो सा है उसकी दो है, एक है 8 बिट, ठीक है, और दूसरा है 16 बिट। जो 8 बिट वाला टाइमर है वो काउंट करता है 0 से 255, और जो 16 बिट वाला है वो है 65335 तक, ठीक है, 2 की पावर 16। वो काउंट करता है 2 की पावर 16 - 1 तक, ठीक है। तो ये इसी तरह इनका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें तो वो इस तरह चल रही होती है। ये 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और 255 तक आएगा, और 255 के बाद दोबारा 0 इमीडिएटली, और फिर 255। लेकिन एज सुन एज ये 255 से 0 की ट्रांजैक्शन ये वाली कर रहा होता है, ये आई एफ एक फ्लैग होता है हर टाइमर का, उस फ्लैग को इक्वल टू 1 कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि ये टाइमर यहाँ से जहाँ से भी हमने स्टार्ट किया था, लेट्स सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ 254 से स्टार्ट करके 255 हो गया, और ओवरफ्लो होके वो 0 हो गया। तो ये एक किस्म की हमें इंडिकेशन होती है कि हमारा जो सा टाइमर है वो ओवरफ्लो हो गया, ठीक है। तो टाइमर को कंट्रोल करने के लिए भी डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्क्वायर वेव की जनरेशन, और उसके बाद फिर हम टाइमर को यूज करना देख लेंगे स्क्वायर वेव के लिए। सो टास्क 1 में आपने जनरेट करनी है 3 किलोहर्ट्ज की, टास्क 4 में 4 किलोहर्ट्ज की, ठीक है। हम 1 किलोहर्ट्ज की वेव फॉर्म के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक स्क्वायर वेव है जो कि है 1 किलोहर्ट्ज, तो उसकी अगर हम ड्रॉ करें तो वो इस तरह होगी, ठीक है। इस साइड से इस एज का टाइम जो सा है ये टाइम पीरियड होगा, ठीक है, जो कि इक्वलेंट होगा 1/1 किलो सेकेंड्स, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं 1 मिली सेकेंड के इक्वलेंट होगा, सही है। लेकिन हमारा जो सा जैसे हम टॉगल करते होते थे अपनी फर्स्ट लैब में पोर्ट बी को, हमने टॉगल के थ्रू इसको जनरेट कराना होगा। तो हमारा जो सा रिक्वायर्ड टाइम है वो ये वाला है कि हाफ ऑफ टी पी वो हाई रहेगा, और हाफ टी पी वो लो रहेगा, यानी कि टाइम पीरियड का जो भी हाफ है, फर्स्ट हाफ है, उसमें वो हाई रहेगी आपकी पिन, ठीक है, और अदर हाफ में वो पिन लो हो जाएगी। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो ये एक पूरा टाइम पीरियड होगा, और टाइम पीरियड के अगेंस्ट हमें एक वेव फॉर्म मिल रही होगी।
तो हमें जो सा रिक्वायर्ड टाइम होगा अब वो हो जाएगा 0.5 मिली सेकेंड। ठीक है, सर जी। ये टाइम पीरियड कैसे निकाला था? और टाइम पीरियड निकालना बड़ा आसान काम होता है। जो भी वेव की फ्रीक्वेंसी होती है उसका इन्वर्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/, फ्रीक्वेंसी होती है तो वो होगा 1/1 किलोहर्ट्ज। ठीक है, जो कि इक्वलेंट हो जाता है 1 × 10⁻³ जो कि इक्वलेंट है 1 मिली सेकेंड के। और हमारा क्योंकि रिक्वायर्ड टाइम होता है हाफ ऑफ द टाइम पीरियड तो वो हो जाता है 0.5 मिली सेकेंड। ठीक है, यस सर, थैंक यू। और इसे हम ये कह सकते हैं ये हाई टाइम है या लो टाइम। थैंक यू फॉर दिस टाइम हमारी पिन या हाई होगी या लो होगी। गेट के ऊपर जाना है, यहाँ पे गेट बना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो अभी वंस के हमारे पास ये टाइम आ गया तो अब हमने इसके लिए रिक्वायर्ड अपनी प्रीलोड वैल्यू और प्री स्केलर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो हमारा रिक्वायर्ड टाइम है 0.5 मिली सेकेंड। हमारे पास क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी है 11.0592 मेगाहर्ट्ज। तो सबसे पहले हमने अपनी कैलकुलेट करनी होगी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी जो कि होगी 11.0592 इंटू 10⁻⁶/4। तो कोई मुझे कैलकुलेट कर देगा ये? So 2764800. 2764800। 64800. थैंक यू। तो ये हमारे अब सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट थिंग ये कहते हैं कि हम एक प्री स्केलर डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारा प्री स्केलर फॉर दिस 0.5 सेकेंड से हम इसका लेते हैं 32 का प्री स्केलर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 32 से। 27640 डिवाइडेड बाय 32 86400. 86400। थैंक यू। 00. ठीक है, तो अब इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास ये इसकी प्री स्केलर के बाद क्लॉक्स पर सेकंड आ रही है। अब इसका जब हम इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि एक क्लॉक साइकिल कितने टाइम की है 1/86400। 1.157 into 10⁻⁵. 1.157
157 157 into 10 raised to into power 10 raised to power minus 5. आई गेस ये बहुत छोटा नंबर हो जाता है। चलें ठीक है। और ये अब हमारे पास टाइम ऑफ सिंगल क्लॉक साइकिल है, ठीक है। तो अब हम अपने एक्चुअल जो सा रिक्वायर्ड टाइम था जो था 0.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3, उसको डिवाइड करेंगे इससे 1.157 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5। Sir, ये 43.2. 43.2। तो लेट्स अज्यूम कि इसे हम 43 ही अज्यूम कर लेते हैं। तो अब हमारे जो से रिक्वायर्ड काउंट्स हैं जो टाइमर ने काउंट करने हैं वो है 43, लेकिन हमारा टाइमर हर दफ़ा रीस्टार्ट होने के बाद 0 से स्टार्ट होता है। तो हम उसे क्या करते हैं कि हम उसे प्री लोड कर देते हैं। प्री लोड का मतलब ये है कि हमारा टाइमर यूं चल रहा है ना, तो हम उसकी स्टार्टिंग ही यहाँ पे रखते हैं कि उसकी यहाँ से 255 तक जो काउंट है वो 43 का हो। तो उस काउंट को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, 255 माइनस 43 211.8. 211 211.8. 0.8 को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आ जाएगी प्री लोड वैल्यू, ये वाली, ये उसे कैलकुलेट किया और ये हमारी फाइनल प्री लोड वैल्यू है। तो इसमें इस पूरी कैलकुलेशंस में जो अब हमारी रिक्वायर्ड दो वैल्यूज़ है जिन्हें हमें नोट करना, वो एक प्री स्केलर की वैल्यू और दूसरी आती है प्री लोड वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज़ अब हमें रिक्वायर्ड होंगी फॉर फर्दर वर्किंग, ठीक है। तो अब आते हैं टाइमर के रजिस्टर्स की तरफ। सर जी सर अपनी स्केलर की वैल्यू 32 है या 2764800 डिवाइडेड बाय 32? प्री स्केलर की वैल्यू 32 है बेटा, ठीक है। इसे अब समझा सकते हैं प्री स्केलर होता कैसे? प्री स्केलर एग्जैक्टली ये वो प्री आपका स्केलर एक सेकेंड अहमद, प्री स्केलर ये होता है कि वो आपका डिफाइन करता है जो आपकी वेव फॉर्म है उसकी हाँ, जो मतलब क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी हो डिवाइडेड बाय 4 होकर हमें मिल रही होती है। उसके ऊपर ठीक है। क्या नाम लेते हैं, तो इसको कम करने के लिए हम ये प्री हाँ, स्केल लगाते हैं। और डिवाइडेड बाय 4 होके हमें मिल रही होती है एज एन, ठीक है, सिस्टम क्लॉक, ठीक है। लेकिन तो उसको सर उसके मजीद काम करने के लिए हम प्री स्केलर लगाते हैं कि हर 32 इसकी क्लॉक साइकिल्स के बाद हमें एक क्लॉक साइकिल हमारे टाइमर को जाए। सर क्वेश्चन, प्री स्केलर के मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा हमेशा? मल्टीपल ऑफ 4? प्री स्केलर मल्टीप्लायर ऑफ 2 होता है ना, ओके 2 ठीक है। 2 सर आवाज आ 4। रही है? जी जी सर मैंने पूछना था कि पी स्केलर की वैल्यू हम 32 क्यों रख रहे हैं? मतलब है कि अगर हम ज्यादा रखना चाहें, हमारे पास 256 तक है, तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? नहीं अगर तो हमारा टाइम डिले कोई ज्यादा वैल्यू क्या ना 0.5 मिली सेकेंड का है ये, अगर तो कोई होता 1 सेकेंड 2 सेकेंड का तो फिर मैं कहता ज्यादा प्री स्केलर की वैल्यू हम रखते, लेकिन छोटा सा टाइम पर सर वो है। जी सर प्री लोड वाली वैल्यू मुझे ये एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही कि हम प्री लोड वाली वैल्यू लेट से कि अब जैसे 211 था शायद, हाँ, तो 211 से हम स्टार्ट करेंगे 255 तक 43 साइकिल्स होंगे, ठीक है। उन 43 साइकिल्स में जो हमारी पल्स होगी उसकी 0 पॉइंट उसकी सिर्फ एक हाफ आएगा, मतलब एक पीरियड में जो ड्यूटी साइकिल होता है। ड्यूटी साइकिल
मुझे दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करना, जरा क्लियर नहीं हुआ। सर मैं ये कह रहा हूँ कि प्रीलोड वैल्यू 211 है, ठीक है। जी जी, हाँ, और 255 तक जाएगा, ऐसे ही है, 43 साइकिल्स होंगे। ऐसे ही है। तो अब इसमें हमारे पास जो स्केयर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो फिर हमारे पास नहीं, अभी फ्रीक्वेंसी नहीं आई, अभी सिर्फ उसका या ऑन टाइम है या यहाँ इसे आप ऑफ टाइम के तौर पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी वो नहीं है कि ये पूरी मतलब स्केयर वेव नहीं अभी जनरेट हुई। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल से सबके पास मैनुअल तो होगा अवेलेबल। मैं शेयर में डाउनलोड हुआ है तो मैं शेयर भी कर लेता हूँ सर के सर आपने साथ। मैनुअल अपलोड नहीं किया सर? मैं किया आज किया। ओके, सो हमारे पास जब हम देखते हैं तो दो रजिस्टर्स, मतलब टोटल 3 रजिस्टर्स हैं जिसके साथ हमने डील करना है। एक है T0 कंट्रोल रजिस्टर, एक है T0R TMR0L और एक है TMR0H। तो TMR0L और 0H जो हैं वो टाइमर के काउंट रजिस्टर्स हैं जिसमें हम प्रीलोड भी करेंगे वैल्यूज़ को। जो T कौन रजिस्टर है उसमें हम टाइमर को कंट्रोल करने के लिए उसकी बिट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो जो बिट नंबर 7 है वो डिसाइड करती है कि टाइमर ऑन हो या ऑफ हो। जो बिट नंबर 6 है वो डिसाइड करती है कि टाइमर 8 बिट का हो या 16 बिट का। जो बिट नंबर 5 है वो होती है टाइमर की क्लॉक सोर्स सेलेक्ट बिट। जो टाइमर का यूजेज है उसमें एक तो ये भी है कि वो टाइम काउंट कर सकते हैं, डिले, स्टॉप वॉच, इस तरह। और दूसरा इसका ये है कि लेट्स सपोज के एक पिन के साथ मैंने अपना कनेक्शन किया हुआ है किसी सेंसर का जो हर कार के गुजरने के ऊपर हाई दे रहा है। एक सेंसर है सिंपल जो इसके सामने से कार गुजरती है और वो हाई देता है, और मैं उसे काउंट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए भी टाइमर मुझे हेल्प आउट कर देता है। वो उसकी 2 पिन्स होती हैं, उनके ऊपर जब भी कोई इवेंट आता है, कोई ट्रांजैक्शन होती है हाई टू लो या लो टू हाई, तो वो फिर मुझे उसको काउंट करके टाइमर में सेव कर सकता है। ठीक है। तो टाइमर एज एन ये मैं कह सकता हूँ कि टाइमर एज एन काउंटर भी यूज होता है टू काउंट एक्सटर्नल इवेंट्स। तो जो बिट नंबर 5 है वो डिसाइड करती है कि आपने एज एन काउंटर यूज करना है या फिर एज एन टाइमर यूज करना है। और बिट नंबर 4 डिसाइड करती है कि अगर आपने एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, इवेंट काउंटर यूज कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट हाई टू लो करना है कि लो टू हाई करना है। बिट नंबर 3 डिसाइड करती है कि हमारे पास जो सा टाइमर है वो प्री स्केलर के साथ है या प्री स्केलर के बगैर है। ठीक है। तो लास्ट वाली जो सी 3 बिट्स हैं वो डिसाइड करती हैं कि प्री स्केलर की वैल्यू क्या है। तो अगर इसमें देखा जाए तो लास्ट वाली 3 बिट्स में प्री स्केलर की वैल्यू 32 है जो कि है 100। ठीक है। अब आते हैं उसकी तरफ, कोड की तरफ। तो कोड इसका यूं होगा कि वर्ड, एक मिनट, वर्ड मेन में मैं उसी तरह, क्योंकि मैं अपनी वेव फॉर्म जनरेट करना चाह रहा हूं कि उसके ऊपर पोर्ट बी के ऊपर, इसलिए मैं एंसल बी को 0 कह रहा हूं और ट्रेस बी को भी 0 कह रहा हूं। ठीक है। उसके बाद लैट बी को एक प्री वैल्यू दे देता हूं जो कि 0 कर देता हूं। अब आता है T0, ये 0 है, 0 को मैं यूं लाइन पुट करके शो कह रहा हूं। टी कौन, T0 कौन, ठीक है, टाइमर 0 का कंट्रोल रजिस्टर। उसकी वैल्यू ये होगी कि 0B लिख के हम बाइनरी में इनपुट कर रहे होते हैं रजिस्टर को। ठीक है। पहले बिट है टाइमर ऑन ऑफ की,
तो टाइमर हम ऑन करेंगे। जो दूसरी बिट है वो है कि टाइमर 8 बिट हो या 16 बिट हो, तो उसे हम 1 करके 8 बिट कर देंगे। सर टाइमर 8 बिट और 16 बिट होने से क्या फर्क पड़ता है? वो मैं 16 बिट की भी एग्जांपल थोड़ी सी शो कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो सी टाइमर क्लॉक सोर्स सेलेक्ट बिट है उसको हम करेंगे 0, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंक्रीमेंट करे, ना कि किसी एक्सटर्नल इवेंट के ऊपर। इससे अगले वाली बिट हमारे लिए डोंट केयर हो जाएगी, ठीक है। और प्री स्केलर को हम कर देंगे प्री स्केलर सेलेक्ट बिट को 0, और उसके बाद जो हमारी प्री स्केलर की वैल्यू है जो कि है 32, उसके अगेंस्ट जो बिट्स हैं वो हम प्लेस कर देंगे, ठीक है। सर ये रिपीट कर दें एक दफा, जी ये जो अच्छा, बिट्स की वैल्यूज बताई आपने। मैं रेस करके रिपीट कर दूं, ठीक है। हम बाइनरी में ना इस रजिस्टर को वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। तो पहली बिट जो सी है वो है ऑन ऑफ की, सही है। तो हम टाइमर को ऑन कर रहे हैं तो इसलिए उसे 1 कर देंगे। दूसरी ये है कि जो डिसाइड करती है कि 8 बिट है या 16 बिट है, क्योंकि हम टाइमर को 8 बिट यूज कर रहे हैं तो हम इसे भी 1 कर देंगे, ठीक है। जो थर्ड वाली है वो डिसाइड करती है कि हमारा टाइमर की क्लॉक सोर्स क्या है, तो वो हमने 0 कर दिया, इंटरनल कर दिया। उससे अगली वाली हमारे लिए डोंट केयर हो जाती है, अगर हम जैसे इसे 0 कर देंगे वो डोंट केयर हो जाएगी। उसके बाद जो सी है वो है प्री स्केलर, कि हम प्री स्केलर यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो प्री स्केलर हम यूज कर रहे हैं इसलिए हम 0 कर देते हैं। उसके बाद लास्ट 3 बिट्स जो सी हैं वो होती हैं प्री स्केलर की वैल्यू की, वो मैंने ऐसा ही प्लेस कर दी, ठीक है। सही है, थैंक यू। हम्म और इसके बाद जो सी बता सकते हैं लैट पी क्या करता है? लैट पी इज इक्वल टू क्या नाम लेते हैं, पोर्ट पी, लेकिन ये पोर्ट की पिन से पहले मेरे ख्याल से ये सर ने पोर्ट वाले लेक्चर में बताया हुआ है, उसको आप व्यू कर लेना, ठीक है। लैट और लैट पी का पोर्ट वाले लेक्चर में बताया नहीं, मतलब पोर्ट भी यूज कर लें, आइदर वे इट वर्क्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमने इसमें TMR 0L को प्रीलोड करना होगा 211 पे। 211 पे क्यों? फिर 211 पे नहीं सर, इट्स अदर वे अराउंड। जब तो इस तरह हम टाइमर की प्रीलोड की वैल्यू लिख देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो है वो ये कि मेरे ख्याल से मुझे ये इरेज कर देना चाहिए।
हम नीचे एक while लूप लिखेंगे। सर सर एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी सर जो टास्क 1 में हमने कैलकुलेशन करनी है, आपने जो मेथड बताया है वो बेटा, जो मैनुअल में लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आइदर हम वे कौन दोनों सा मेथड यूज करें? दोनों सेम रिजल्ट्स देंगे। सर सेम नहीं आ रहे, एक से 172 आ रहा है और एक से 24 आ रहा है प्री लोड। ऐसे नहीं हो सकता। मैं उसमें मैनुअल सर उसमें ये कह रहे थे हम कि जो प्री स्केलर था वो हम देख रहे थे कि 1/2 के ऊपर हमें नंबर ऑफ टिक्स 255 से कम देता है कि नहीं। लेकिन जो आपने बताया उसमें आपने यूज ही प्री स्केलर 1/32 किया। जो मतलब पेरेंटली दोनों ही मेथड सेम वैल्यू देते हैं। मैं आपको अभी करके दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, करके दिखा दें। टी एम आर 0IF बिट इसकी बताती है कि ये इसके आगे ये बिट लिखना लाजमी होता है कि ये टाइमर ओवरफ्लो कर गया कि नहीं किया, ठीक है। तो अगर ओवरफ्लो किया है तो हम इस बिट को दोबारा 0 खुद मैनुअली ही करेंगे, ठीक है। और हम साथ लैट बी को टॉगल कर देंगे, या इट कैन बी पोर्ट बी टुवर्ड एनी क्वेश्चन। तो पोर्ट बी शुड बी इक्वल टू टॉगल ऑफ पोर्ट बी। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैंने कोड में यहाँ नहीं लिखा हुआ, वो भी मैं लिख दूंगा। अभी मैनुअल दोबारा अपलोड कर देता हूँ। वो होगा TMR0L इज इक्वल टू 211। हमने प्री लोड की वैल्यू दोबारा इसमें लोड करनी होगी। तो इस तरह हमारी एक स्क्वायर वेव जनरेट होती रहेगी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से एक क्विक सा व्यू के जो मैनुअल में मेथड लिखा हुआ है उसको कैसे फॉलो करना है। तो जो मैनुअल का मेथड है उसे अगर मैं सम अप करूं तो वो इस तरह है कि रिक्वायर्ड टाइम जो कि हमारा है उबैद, अब आपने जरा कैलकुलेशंस में ये कर देनी है, ठीक है। रिक्वायर्ड टाइम 0.5 मिली सेकेंड, तो यहाँ पे हमने लिखना है 0.5 मिली सेकेंड, या इसका पहले एक फॉर्मूला टाइप जनरेट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड टिक्स, ठीक है। अब रिक्वायर्ड टाइम से हमने रिक्वायर्ड टिक्स जब निकालनी होती है तो हम ये करते हैं रिक्वायर्ड टाइम इनटू क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी ओवर 4 इनटू प्री स्केलर, ठीक है। तो फॉर दिस केस हमारा वो रिक्वायर्ड टाइम है 0.5 मिली सेकेंड, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है 11.0592 इंटू 10⁻⁶, और इनटू प्री स्केलर 32। करें बैत इसकी कैलकुलेशन जरा। 43 आ रहा है, 43.2। 43.2, वो उसमें 43.8 आ रहा था, इसमें 43.2 आ रहा है। मेरे ख्याल से उसमें भी 43.2 ही आया था, आस्था ने मुझे यही बताया था। जी सर, इसमें तो 43.2 थी। फिर इसमें फ्री स्केलर 32 क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ, व्हाई कांट वी यूज 16? अब जब हमारे पास ये है ना, ये फॉर्मूला है, तो इसमें हमारे पास ये है कि हम प्री स्केलर यहाँ पे जज कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो जब आप अपने वो जो भी कासियो वाले कैलकुलेटर्स हैं उसमें इस तरह फ्रैक्शन बना लें, तो आप प्री स्केलर मैं यही रिकमेंड करूंगा 2 से स्टार्ट करें, 2 4, ठीक है। तो अगर उसकी वैल्यूज 8 बिट है
8 बिट का मतलब ये है कि हमारी रिक्वायर्ड टिक्स जो सी हैं शुड बी लेस देन 255। तो वैद आप उसे 4 से भी शुरू कर लो, अगर वो लेस देन 255 है तो रीजनेबल है। 4 से करके बताओ हाँ मुझे। सर 4 से 300 में आ रही है, लेकिन 8 से 172 आ रही है। अगर 8 से इसी में हम 8 पुट करते हैं और वो आती है 170 172.75 172.7 है तो 173 कर लेते हैं, ठीक है। जी तो ये हमारी हो जाएगी, उसमें तो कोई इशू नहीं है। टाइम तो उसने सेम काउंट करेगा। ठीक है सर, बस वही देखना था कि प्री स्केलर की वैल्यूज हम डिफरेंट यूज कर सकते हैं। नहीं वो हम कर सकते हैं। वैसे वो जो सा पहले मैंने मेथड बताया वो सारा डॉक्टर जहांगीर हमेशा फॉलो करते होते। इस मेथड से उस मेथड से दोनों से सेम ही आंसर आते हैं, लेकिन मुझे फेवरेट ये वाला लगता होता है क्योंकि इसमें हम एक ही एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ बार बार प्री स्केलर चेंज करके डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमारी क्या प्री स्केलर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर यही हमने जनरेट करनी हो उसके लिए क्या नाम लेते हैं 8 बिट के लिए, 16 बिट के लिए, 16 बिट टाइमर के लिए, तो हमारी रिक्वायर्ड टिक्स यही रहेंगी, ठीक है, जो कि है 173। अब सिर्फ जो चीज़ हमारी चेंज होगी वो होगी हमारी प्रीलोड वैल्यू। तो प्रीलोड वैल्यू हमारी किस तरह चेंज होगी, मैं इसे रेस कर रहा हूँ। प्रीलोड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ये करना होता है कि 2 की पावर 16 माइनस 1 में से अपना रिक्वायर्ड टिक्स माइनस कर दें। तो कोई मुझे इसका आंसर कर देगा? Sir, 65362. 65362, 62. ठीक है, जी. थैंक यू। तो अब हमारे पास जो सी प्रीलोड वैल्यू है फॉर 16 बिट वो ये है, ठीक है। लेकिन हमारे पास दो, अब जिसमें हमने प्रीलोड करना है वो हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, एक है TMR0L और एक है TMR0H, ठीक है। और दोनों ये दोनों रजिस्टर्स 8 के हैं, तो 8 को मिला के ये 16 बिट का एक बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे हेक्स में। असना काइंडली इसे हेक्स में कन्वर्ट कर देना। जी Six- सर, मैं करती हूँ। एक मिनट सर। सिक्स 53662 सर, ये आता है FF52 FF52, 52। थैंक यू। कोई तो हमारी जो सी FF है ये है हाई बाइट और जो सा 52 है ये है लो वाली बाइट, ठीक है। तो जो जब हम वैल्यू प्री लोड करेंगे, जैसे हमने 8 बिट वाले में किया था उसमें तो सिर्फ L वाले में किया था, अब जब हम 16 वाले में करेंगे तो हम 52 इसमें लोड करेंगे और FF हम इसमें लोड करेंगे, सही है। जो 16 बिट का एडवांटेज है ओवर 8 बिट वो यही है कि 16 बिट एक ज़्यादा नंबर तक काउंट कर सकता है। लेट्स सपोज के एक ऐसा डिले है जिसमें मैंने अपना प्री स्केलर फुल यूज़ कर लिया, यानी कि जो मैक्सिमम अवेलेबल है मुझे 256 का प्री स्केलर यूज़ कर लिया और फिर भी मुझे वो टाइम 8 बिट के टाइम में यानी कि 255 से ज़्यादा रिक्वायर्ड टिक्स हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि मैं अपने 16 बिट वाले टाइमर के ऊपर स्विच कर दूँ।
तो जब मैं 16 बिट वाले टाइमर पे स्विच करूंगा तो वो मुझे फिर मेरे रेंज में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मेरे हाल से। चलें ठीक है, लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और अब आप लैब करते जाएं और चेक करवाते रहिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कोई जवाब नहीं आया जी सर, सवाल। वालेकुम सलाम। हाँ जी, थोड़ा सा वो एक आखिरी टास्क है जो विच आई लाइक वेरी मच, वो है एलईडी की मूवमेंट का। तो अ, उसका उसका कैसे उसको मूव कैसे किया जाता है एलईडी को, थोड़ा सा उसका मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें ये है कि आपने टाइमर को सेट करना है, वो हाफ अ सेकंड के लिए टाइमर सेट करना है। सेट टाइमर फॉर 0.5 सेकंड। इसके लिए ये होगा कि 0.25 हाई हो जाएगा और 0.25 नहीं, तो खाली इसमें हमने स्क्वायर वेव नहीं बनानी, सॉरी स्क्वायर वेव नहीं है, 0.5 सेकंड का टाइम हमें चाहिए। अब उसमें ये कि मैट्रिक्स मूवमेंट का हमने बनाना है, मैट्रिक्स के ऊपर डॉट मूवमेंट। उसमें आइडिया ये है कि ये आपका मैट्रिक्स है, उप्स, ये तो थक जाऊंगा मैं।
ये आपका मैट्रिक्स। तो अब आपने करना ये है कि जब आपका ऑन हो तो ये वाला एलईडी ऑन हो। आपने एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल एक होगा आपका जिसका नाम आप रखेंगे डायरेक्शन। और अगर डायरेक्शन या DIR कर लें, डायरेक्शन वेरिएबल, डायरेक्शन इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि ये जो डॉट है ये इधर को जाए। डायरेक्शन इक्वल टू 2 का मतलब है कि ये डॉट जो है वो ऊपर को जाए। डायरेक्शन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये डॉट इधर को जाए। और डायरेक्शन इक्वल टू 4 अगर होगी तो इसका मतलब ये डॉट इधर को जाए। अब आप जब अपना याद है आपने जब लाइट एलईडी का बनाते हैं आप फंक्शन, तो उसके ये दो पैरामीटर पास करते हैं आई जे। आई इसका रो नंबर होता है और जे इसका कॉलम होता है। तो जो आप एलईडी ऑन करते हैं वो 2 रेज पावर आईथ एलईडी ऑन करते हैं और 2 रेज पावर जेथ एलईडी ऑन करते हैं। तो आई आपका रो नंबर है और जे आपका कॉलम नंबर है। तो आई और जे से आप जो है ना, अगर यहाँ पर 4 दिया हुआ है एंड 3 हेयर, तो 4th रो का थर्ड जो है ना एलईडी ऑन हो जाता है। फिर आई एंड जे कैन बी, both I and J can only be between 0 and 7, or you can say अगर 0 and 7, or you can, depending how you are treating them in your software, 1 to 8 कैसे आप इनको ट्रीट कर रहे हैं। तो as you can see here, if the direction is in this direction, अब आपके साथ चार ये वाला आपने कीबोर्ड भी लगा लिया अपने साथ, 4 डायरेक्शन कीज वाला की भी लगा लिया आपने। इस तरह से ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, चारों में कर लें, इसमें क्या है। तो चारों में करें, इसको एक में ना करें, मजा नहीं आएगा एक में करने का। बहरहाल अभी जब 4 में करना होगा तब भी आसानी हो जाएगी उनको। तो ये इस तरह से आप लगा लें 4 एलईडी। तो ये अप डाउन, इसके अगर ये किसी ने ये बटन प्रेस किया है तो डायरेक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2 1। अगर किसी ने ये बटन प्रेस किया है तो डायरेक्शन की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर किसी ने ये बटन प्रेस किया तो डायरेक्शन की वैल्यू हो जाएगी 3। और किसी ने ये बटन प्रेस किया तो डायरेक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 1 2 3 4। अब अगर आपने देखना है कि ये वाला एलईडी ऑन है, अगर डायरेक्शन राइट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन 2 है, तो क्या होना चाहिए कि हर टाइमर टाइम 1.5 सेकंड के बाद जो है ना आपका J प्लस होना चाहिए। तो J विल बी इक्वल टू J प्लस 1 या J प्लस प्लस। अगर डायरेक्शन 3 है इधर की तो J शुड बी इक्वल टू J माइनस 1 ताकि इधर को चले। अगर ये +1 करना है, आगे आपने स्टेटमेंट लगानी है कि इफ इट गोज बियॉन्ड 7 it should become equal to 0, and if it goes less than 0 it should become equal to 7, so that वो राउंड अबाउट चलने की आपको इल्यूजन मिले कि एलईडी इधर से बाहर गया था इधर से आ गया है इधर, या अगर चलते चलते इधर से बाहर गया तो इधर से अंदर आ गया।
तो यू सर वांट टू ये गेट, रिपीट कर दें प्लीज। देखे ना एलईडी आप जब डायरेक्शन राइट डायरेक्शन की है तो ये एलईडी जलेगा, उसके बाद ये जलेगा, उसके बाद ये जलेगा, उसके बाद ये जलेगा। जे की वैल्यू होगी 6, 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे वैल्यू होगी 6। उसके बाद ये एलईडी जलेगा 7 हो जाएगी। उसके बाद क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सर 0 0 ऊपर होना से आ चाहिए गया। ना। हाँ, तो यूं लगे कि जैसे इधर आ गया एलईडी ये चलता चलता 0.5 सेकंड में ये जलेगा ना ऐसे, तो आपको मूव करता हुआ नजर आएगा एलईडी, ऐसे जैसे एलईडी भाग रहा है लाइक ए स्नेक। तो इस तरह से इधर जाएगा। जब या तो ये कि यहाँ पे जाए तो आप कहेंगे कि गेम ओवर, आपने हिट कर दी बॉल, लेकिन हम नहीं ये करते, हम उसको इधर से ले आते हैं। तो ये यहाँ से इसको जब इस ग्रेटर देन 7 होगा तो इट शुड बिकम इक्वल टू 0। इस तरह अगर मैंने राइट वैल्यू डायरेक्शन 3 है तो ये इसने इधर को जाना है। अगर जब ये लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? हाँ भाई, 7 7 7 7 वापस 7 हो जानी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, ताकि वो यहाँ पे अपीयर हो। सेम केस विद डायरेक्शन अप एंड डाउन। अगर मैं जब भी ये डायरेक्शन अप की हुई है तो आई फिक्स हो जाना चाहिए। आई शुड बी फिक्स डायरेक्शन। जब मैंने सॉरी जब डायरेक्शन अप की हुई है तो आई शुड बी फिक्स्ड, जे शुड बी फिक्स्ड एंड आई शुड मूव। आई इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर मैंने अप किया हुआ है तो आई को कम होना चाहिए, अगर मैंने डाउन किया हुआ है तो आई को ज्यादा होना चाहिए। ये 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 याद रखें। सर ये जरूर वो सर सर जरूरी से जो कि जरूरी क्या? कंटिन्यू कंटिन्यू करें। ओके, तो जब मैंने फर्ज करें यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहुंचा ना मैंने, तो मैंने अप का बटन दबा दिया तो क्या होगा? आई कम होना शुरू हो जाएगा, ये जलेगा, ये जलेगा, ये जलेगा, और फिर यहाँ पे एलईडी अपीयर होगा। इसने इस डायरेक्शन में अब नहीं मूव करना, उसने 4 ही डायरेक्शन है और एक वक्त में एक ही डायरेक्शन एक्टिवेट होगी। तो जब मैंने अप का बटन दबाया तो जे की वैल्यू फिक्स रहना, जे की वैल्यू फिक्स रहनी चाहिए। अगर मैंने आई का डाउन का बटन दबाया तो आई इंक्रीमेंट होना चाहिए। जब यहां पहुंचे तो दोबारा 0 हो जाना चाहिए, तो वो ऊपर से नीचे को आता हुआ नजर आएगा वो एलईडी उस वक्त। जे सिमिलरली अगर मैंने राइट या लेफ्ट चला रहा हूं तो जे की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होगी। इस केस में आई विल नॉट चेंज, जो भी प्रीवियस वैल्यू थी वही रह जाएगी। उस तरह वो उसी कॉलम में वो जो है वो मूव करता हुआ नजर आएगा जहां पे आपने वो बटन दबाया हो। तो ये एक बड़ा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा एक सेटअप बन जाता है, जिसमें आप बाद में ये थोड़ा टाइम कम कर दें और आप कोशिश करें, देखें किस तरह से एलईडी भागेगा और फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंटरएक्टिव काइंड ऑफ गेम बन जाएगी आपकी, एलईडी को इस तरह से चलाना। तो this is a interesting task, so try to do complete this task before the next lab. आज जितना कर सकते हैं कर लें, बाकी बाद में कर लेंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन रिगार्डिंग टाइमर सेटिंग? सर आज वाइवा होने वाइवा लैब के वाइवा बारे में लेक्चर जो है ना वो हम क्लास में ही दे देते हैं। क्लास क्योंकि लैब से रिलेटेड ही होती है, तो आप क्लास में भी आया करें। डोंट फॉरगेट दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिपीट एवरीथिंग दैट इज इन द क्लास एंड देन इन द लैब। द रीजन इज दैट देन वी हैव लिटिल टाइम लेफ्ट फॉर द लैब टू डू। तो कोशिश किया करें कि क्लास में आया करें या क्लास की वीडियो देख लिया करें बिफोर कमिंग टू द लैब, ठीक है। तो वाइवा भी स्टार्ट होता है। मारिया इज हियर। मारिया, आर यू रेडी? ठीक है, वी आर हियर एंड विल टेक वाइवा सोन। बस दो तीन क्वेश्चन करने हैं हमने, तो मीटिंग रूम बना देते हैं अभी मुश्तबा,
and we'll set up our Viva process. Thank you very much. सर वाइवा जो है वो लैब 1 से 3 तक होगा ना, लैब 4 का तो कुछ नहीं आ रहा।